हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने कई सारी बातें जो हैं उनको जान ली है। जैसे यदि हम बात करें केंद्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, किस पे कितना अधिकार होता है, देन उसके बाद हमने ये भी देखा कि भेदभाव किस तरीके से होता है। सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, उनमें टकराव किस तरीके से होता है, उसका सुझाव किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, एंड आई होप कि आप सभी को भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति के बारे में। जिसमें यदि हम फर्स्ट में बात करें कि इसमें बताया क्या गया है, तो इसमें है कि सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कुछ चीज़ हमें समझनी होती है, उसको समझने से पहले उसके मतलब उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए। राइट, जैसे हम ऐसे भी लिखते हैं, तो यदि हम स्टार्ट करते हैं तो कोई कविता हो गई, क्वेट हो गया, वो ठीक है, मिल जाते हैं तो ठीक है। अदरवाइज हम क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं तो ऐसा क्यों, फिर कई सारे क्वेश्चन से ही हमारी भूमिका बन जाएगी। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि पूरा उसी का क्वेश्चन के लेके और आंसर देते देते हमारा 1000 से 1500 वर्ड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसमें भी है, जब भी हम पढ़ते हैं थोड़ा इससे हमें आइडिया भी लगता है। कोई भी चीज़ जब हम किसी को साबित करते हैं कि ये ऐसी है, क्योंकि छोटा सा वर्ड लिख दिया कि एक अंधा पूरे मतलब विश्व को अंधा कर सकता है, या कि पूरे विश्व के लिए एक को अंधा नहीं कर सकते, कुछ भी थॉट हो गया, तो वहाँ पे उसको हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो वहाँ पे जब एक्सप्लेन करना है तो फिर हमें कुछ तो चाहिए कंटेंट लिखने के लिए। तो हम ऐसे ही यदि क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से हमारा आंसर काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पढ़ने से थोड़ा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पढ़ने से थोड़ा ये आइडिया लगना चाहिए कि इसमें ये किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ही हम पढ़ रहे हैं, जैसे ही पहला पहला पैराग्राफ आता है तो हम सब हर एक चैप्टर में पहले क्वेश्चन दे इसमें रहते हैं। ठीक है, कि इन क्वेश्चनों का हम आंसर देखने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देन सेकंड है कि राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है, यानी जो राजनीति है उसका इन सामाजिक विभाजनों से क्या है, क्या लेना देना है। पहली नज़र में तो राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है, और इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हर एक किसी में प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो स्टार्टिंग में बच्चा पैदा होता है, चाहे उसके चलने पे हो, खड़े होने पे हो, दौड़ने पे हो, उसके बाद वयस्क होने पे हो, बुढ़े होने पे हो, या तो हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे जब पहली बार जाते हैं किसी को नहीं पहचानते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सारी स्कूल ऐसा लगता है कि हमारी ही है। कोई काम कर रहे हैं, पहले हम उससे बिल्कुल भी अनजान रहते हैं, फिर उससे हम बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो जाते हैं। किसी सेक्टर पे जा रहे हैं, और चाहे आप राजनीति पे जाओ, चाहे आप प्रशासनिक अधिकारी बनो, वहाँ भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो इसमें भी है कि राजनीतिक पहले तो काफ़ी खतरनाक लगता है, कि काफ़ी खतरनाक है, विस्फोटक भी है। लोकतंत्र में होता क्या है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। ठीक है, पार्टियां होती हैं, हमने कई बार पार्टियों की चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद होता है इनमें प्रतिद्वंदिता, यानी कंपटीशन होता है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है, और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है, यानी कि जब क्या होगा, दो पार्टियां हैं, अलग अलग हैं, एक पार्टी यदि किसी के पक्ष में है तो दूसरी पार्टी ऑब्वियस है विपक्ष में होगी। ठीक है, विपक्ष में होना भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि जब एक ऑलरेडी पक्ष में है तो यदि वो बेहतर कर रहे हैं तो आपको कोई समर्थन नहीं करेगा। आप यदि उसके विपक्ष में जाते हैं, जैसे किसान आंदोलन, किसान जो एक्ट पास हुई है, ये बिल पास हुए,
उनमें से यदि बीजेपी बोल रही कि हम ऐसा-ऐसा कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार, ठीक है, वो सत्ता पे है। विपक्षी पार्टी बोल रहा है नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, इसमें ये कमियाँ हैं, ठीक है, कमियाँ निकाल रहे हैं वो। और बिल्कुल ये आप मत समझिएगा कि कमियाँ निकालने वाले बुरे होते हैं। हम पढ़ चुके हैं, लोकतांत्रिक देश में यदि कोई कमी निकालने वाला नहीं हुआ, तो हमारा देश तानाशाह बदलने में सेकंडों नहीं लगेंगे, ठीक है? इसलिए कमी निकालने वाला होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे हमारी लाइफ में हो, चाहे हमारे देश में हो, चाहे राजनीति में हो। यदि आपको आपकी लाइफ में मैंने बात की कि आपको कोई कहता है अच्छा-अच्छा ही बोलने वाला है, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, यू कैन डू इट मतलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि पूरा आपके अंदर सकारात्मक भावनाएँ ही भर रहा है, ठीक है? तो आप तो ऑलरेडी अच्छे हो, मान के बैठ जाओगे, यार सब कहते हैं मैं अच्छा हूँ, क्या करना मुझे कुछ करके, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। कुछ समय बाद आपकी वो इंटेलिजेंसी जो होती है वो नीचे ही आने लगती है, ठीक है? क्योंकि हमारे अंदर वो ईगो आने लगता है, बस हम ही हैं जो हैं अब। लेकिन वहीं पे यदि दूसरा कोई कह रहा, आपसे एक कह रहा यूपीएससी बस तेरे लिए ही बना है, तुमसे ही हो पाएगा, ठीक है? लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ईगो है, चलो 2 घंटे भी पढ़ लेते, यूपीएससी तो मेरे लिए ही है, जाएगा कहाँ? हम पकड़ के लाएँगे, ठीक है? अब वो है तो मेरे लिए जाएगा कहाँ? ये हमारे अंदर थॉट आ गई जब हमको सब कह रहे हैं तेरे लिए ही बना है। लेकिन कोई आता है एक, बोलता है यार बड़े-बड़े नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगा? यूपीएससी छोड़ दे कुछ और कर ले, तो तब दिमाग में आ गया यार नहीं, नहीं मतलब इसने ऐसे कैसे बोल दिया? सबको लगता है मैं कर सकता हूँ, इसको लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर वो हमारी एनर्जी दोगुनी हो जाती, नहीं इसने बोला है कि तू नहीं कर सकता, मुझे तो करना ही है, सब बोलते हैं कर तू कर सकता है, इसलिए मैं दिखाऊंगी इसे कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? वहां पे हमारी एनर्जी जो है वो डबल हो गई। लेकिन हमारी एनर्जी कम कब होने लगती है जब सभी बोल रहे हैं तू तो बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे, बहुत आगे जाएगा, तू तो चांद पे घर बनाएगा। अब चांद पे घर बनाएगा तू, लेकिन यहाँ पे इसने ये नहीं बताया कैसे बनाना है। अब बस हम समझ के बैठे यार हमारे हाथों की रेखाएं ऐसी, हमारी किस्मत ऐसी ऐसी है, 4 पंडित को दिखाए, बस सुकून से रह रहे हैं, कुंडली में ये लिखा जो भी है, अब तो हमें कुछ करना नहीं, ये हमारे लिए सारे कुछ है, ठीक है? तो वहाँ पे हमारे एक अपोजिशन पार्टी का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर एक जगह पे, ठीक है? और लोकतांत्रिक कंट्री में तो और भी ज़्यादा विपक्ष इतना मजबूत होना चाहिए कि सत्ता दल का जो भी राजनीतिक नेता हो वो काम करने पर और बेहतर से बेहतर काम करने पर मजबूर रहे, क्योंकि उसे पता है कि यदि हमने बेहतर काम नहीं किया तो ये कल को हमारे ऊपर आके बैठ जाएंगे, ठीक है? इसलिए उसे करना ही पड़ेगा। और यदि नहीं होगा ऐसा कुछ तो वो काम नहीं करेंगे। एंड आई होप कि आपको अब मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे इनमें मतभेद जो होता है और ये मतभेद पालते भी क्यों हैं, विपक्षी का होना जरूरी क्यों है, तो ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है? अब उसके बाद हम देखते हैं कि परिणाम का दायरा क्या होता है। इसमें होता क्या है कि उत्तरी आयरलैंड का ही एक उदाहरण ले जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यह यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह इस धर्म के 2 प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी हुई है, ठीक है? उत्तरी आयरलैंड की हम बात कर रहे हैं कि ईसाई धर्म ही है, लेकिन वहाँ पे उन धर्मों के अंदर ही 2 धर्म हैं, 2 पंथ और हैं। और 2 पंथ ये क्या है, बुरी तरह से बटा। वो पंथ का मतलब क्या होता है, हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, थोड़ा सा पंथ का मतलब भी समझ लीजिए। होता क्या है कि लोग कहते हैं कि मतलब ईश्वर से, किसी व्यक्ति का ईश्वर तक जाने का रास्ता जो होता है उसे पंथ कहते हैं, ठीक है? यानी कि सपोज आप हैं, हम हैं, तो यहाँ पे जिस भी व्यक्ति का ईश्वर तक जाने का जो भी रास्ता, आप ये भक्ति करके जाना चाहते हो, उपासना करके जाना चाहते हो, आप ठंड में बिना कपड़ों के रह के तपस्या करते हो, फिर मतलब आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे भगवान मिल जाएंगे हमें, मतलब जिसकी भी जो भी, और सबका रास्ता एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे ये भी सत्य है कि ईश्वर तक जाने का सबका रास्ता एक जैसे नहीं हो सकता। कोई मानता है कि कर्म प्रधान है, कोई मानता है धर्म प्रधान है, कोई मानता है हम ही प्रधान है, ठीक है? तो यहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी भक्ति होती है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है, वो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। आप सोचो कि हम मंदिर में सारा दिन घंटा बजाते हैं तो हम भी बजाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी भक्ति कुछ अलग होगी, हमारी श्रद्धा कुछ अलग होगी, आपकी कुछ अलग है, ठीक है? अब यहाँ पे होता क्या,
ईसाई धर्म के ही हैं। अब पंथ यदि आपको ना याद रहे तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि ईसाई धर्म है, और वहाँ पे क्या है कि दो धर्मों में, ये दो पंथों में बुरी तरह से बटा हुआ था। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, यानी कि 53% है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट वर्ग की है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो 44% जो आबादी है वो रोमन कैथोलिक की है, ठीक है। अब ये दोनों उसमें धर्म तो एक है ईसाई धर्म, लेकिन ये दो पंथ में बट गया। जैसे धर्म एक है हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म कई जातियों में विभाजित हो गया, ठीक है। उसी तरह ईसाई धर्म भी किसमें बट गया। और ईसाई धर्म जो था ये ईसाई धर्म हुआ और दो भागों में ये बट गया। इसमें यदि हम बात करते हैं तो एक इधर लिख दीजिएगा प्रोटेस्टेंट कैथोलिक धर्म, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, कैथोलिक में कितने थे, 44% थे। आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि ये अल्पसंख्यक थे। होता क्या है कि कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती थी, और मतलब करती हैं, और उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, और जो कि प्रमुखता यानी कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है, ठीक है। हम उत्तरी आयरलैंड की बात कर रहे हैं, अभी पूरे आयरलैंड की नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बात करें दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत एंड पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है। तो उसी तरह हम अभी उत्तरी आयरलैंड की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप आयरलैंड में, पूरे आयरलैंड में जो भी है, हम जैसे बात करें कि उत्तर भारत को आप पूरे भारत में जो भी सिस्टम चल रहा है उधर मिला दो। मिला क्यों दो, क्योंकि हम यदि पूरे भारत को मिला लेते हैं तो कैथोलिक धर्म ज़्यादा है, लेकिन उत्तर भारत की हम बात करते हैं कैथोलिक धर्म कम है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप भारत को मत समझिएगा, मतलब उत्तरी आयरलैंड की बात कर रहे हैं कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक धर्म वाले अल्पसंख्यक है, लेकिन ऑल ओवर आयरलैंड की बात करते हैं फिर वहाँ मिला के वो लोग ज़्यादा हो जाते हैं, उनका बहुल हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा जोर शोर लगा रहे हैं कि अपना ही चले, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है, प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में क्या होता है कि ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों ने क्या किया कि नेशनलिस्टों के बीच क्या होता है, शांति समझौता होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच ही, जो ब्रिटेन की सरकार थी और जो नेशनलिस्ट थे, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार में जो चल रहा था वो प्रोटेस्टेंटियन वर्ग के ज़्यादा थे ब्रिटेन में, ठीक है। वहाँ की जो भी थी तो ये लोग उसी को फॉलो करते थे, जो प्रोटेस्टेंट वाले थे जो ब्रिटेन में था, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है 1998 में मतलब समझौता होता है, ठीक है। नेशनलिस्टों यानी कि जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, और ये जो ब्रिटेन सरकार की, ठीक है। और होता क्या है कि जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की, और युगोस्लाविया में कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहां धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीति होड़ में युगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। अभी हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से एक समाज राजनीति में बदल जाता है, ठीक है, कैसे टकराव आते हैं। तो वहां पे उन दोनों में मतभेद था, दोनों ने ही सुलह की, अपनी समझौता किया कि भैया हम हिंसा नहीं करेंगे, जो जितना बन पड़ रहा बन देते हैं, ठीक है। तो उनका काम बन गया। लेकिन वहीं पे युगोस्लाविया की बात करते हैं, थोड़ी कहानी उल्टा हो गई। जैसे श्रीलंका की, बेल्जियम की हमने बात की थी, तो उसमें कहानी जस्ट अपोजिट हो गई, ठीक है। और वहां पे जो युगोस्लाविया था वो कई टुकड़ों में बट गया, ऐसा नहीं एक टुकड़ों में, कई सारे टुकड़ों में उसका क्या हो गया, विखंडन हो गया था, ठीक है। और ये जो मैं युगोस्लाविया, जितने भी देश के नाम आते हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग मैप में थोड़ा सा इनके बारे में जो भी बातें हैं इर्द गिर्द की, थोड़ा सा उन पे नज़र जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत यूजफुल है आपके लिए, ठीक है। और नज़र रखने के बाद एटलस में ही या अपने नोट्स में ही कहीं पे भी उसको नोट कर लीजिएगा कि इसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी कंट्रियां हैं, इसमें कौन कौन से झील पठार पर्वत जो भी हैं वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जियोग्राफी आपका काफ़ी स्ट्रांग होता जाएगा यदि आप इस तरीके से कर रहे हैं तो।
अब आते हैं हम आगे। तो होता क्या है कि ऐसे दो उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब जब समस्याएं इस तरह की उत्पन्न होती है तो अब ऐसे जो भी देखेगा कुछ ऐसा ही निष्कर्ष निकालेगा ही। तो यहाँ पे क्या होता है कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, अब इन तीनों की ही हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब ये जो कहानी पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें है कि उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो वह है, मतलब कि यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो, यानी कि बिल्कुल टॉप वाली स्थिति या सिचुएशन वो है जहाँ पे कि विभाजन ही ना हो। यानी कि हम ऐसे बात करें, कुछ ऐसा कह रहे हैं कि बिल्कुल भी लड़ाई झंझट ना हो, बस शांति से आप रहो हम रहे, बस खुशी खुशी जीवन जिए, जिस दिन मौत आए मर जाए, कोई गम नहीं। ठीक है, जो मिल रहा है खा लो, ना कोई इच्छाएं ना कोई हमारी अनिच्छाएं, बस जैसे है जितना भगवान ने दे दिया वैसे रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है? कहने में ये हो सकता है, ठीक है, हम कहने में तो और भी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटी बात थी, लेकिन रियल में करने में ऐसा हो सकता है कि हमारी किसी काम की इच्छा ना हो, हम कह सकते हैं नहीं नहीं हमें तो बस साधु महात्मा बन के अपना जीवन उद्धार करना, जो जन्म पाए हैं उसको मुक्ति पाना है। ठीक है, तो ऐसे तो खैर बिरले ही करते हैं, बिरले ही करते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल के जो तपस्वी होते हैं उनकी भी आपको सच्चाई बखूबी पता है, कुछ तो जेल में जेल की चक्कियां पीस रहे हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से वो तपस्या अपनी मुक्ति के लिए करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति हो समाज की, समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो, यानी कि कोई टकराव ही नहीं होगा, कोई मतभेद ही नहीं होगा, कोई टेंशन ही नहीं होगी, हम किस लिए लड़ेंगे, हमारी जब इच्छाएं नहीं होगी, आप सोचिए हमें भूख नहीं होगी, हम काम क्यों करेंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो फिर हम किसी से क्या मतलब रखेंगे, जो करता जो जैसा करता हमको क्या है, क्योंकि हमें तो कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, हमें नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे पूरे देश को नहीं चाहिए, देश को नहीं चाहिए, टेंशन खत्म, विभाजन विभाजन की तो बात ही नहीं आती। ठीक है, लेकिन ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, आगे देखते हैं अब क्या होता है। होता ये कि अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होने देना चाहिए। अगर किसी देश में क्या है, सामाजिक विभाजन है भी, एक तो होना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया, आप वहीं से समझ सकते हैं कि हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं कि होना। ठीक है, और यदि होता भी है तो उसमें क्या होगी, राजनीति में अभिव्यक्ति ही नहीं होनी चाहिए, मतलब होने देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि राजनीति पे ही आप शरीक मत करो, लेकिन उसके बाद भी अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ठीक है, पर होता क्या है कि इसके साथ ही यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती है। अब यहाँ पे और भी आ गया, मतलब संदेह पे संदेह कि राजनीति एक तो हो तो फिर राजनीति में शरीक ना हो, और होता भी है तो होता क्या है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती है। ठीक है, और उसके बाद हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में क्या बताया गया कि राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना, यहाँ पे वो इलेक्शन करते हैं और जीतते हैं सिर्फ हम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से। ठीक है, सॉरी यदि इनमें से किसी को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई है कि वहाँ पे वो हमें लॉलीपॉप देते हैं, हम तुम्हारे धर्म को बचा लेंगे, क्योंकि हम धर्म मानते हैं, ऑब्वियस है माननी चाहिए, लेकिन सबसे पहले इंसानियत होनी चाहिए, देन उसके बाद धर्म कर्म सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि, और आप देखेंगे राजनीति वाले कुछ ऐसे ही, कभी राम मंदिर लेके आ जाएंगे, कभी बाबरी मस्जिद लेके आ जाएंगे, कभी कुछ और लेके आ जाएंगे, मतलब उनका ज्यादा से ज्यादा टारगेट यही रहता है। ठीक है, इसी के नाम पर, जबकि हम चुनाव में पढ़ चुके हैं कि धर्म के आधार पर वो वोट नहीं मांग सकते, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से वो कहीं ना कहीं वही पैतरा अपना रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतनी मतलब
बातें करते हैं जितनी कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि मतलब सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात होती है, ठीक है। विभिन्न समूहों का मतलब कई जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, आप उनसे कहो हम आपके धर्म के लिए इतना इतना करने वाले हैं, ऐसा ऐसा कर देंगे, उन्होंने तो आपको धर्म को बर्बादी करके रख दिया है। नहीं सही है, वो चेंज करने के लिए बोलते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं और विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। आप समूह में जितने भी राजनीतिक दल हैं, समूह वाइज आप बांटते हो, ठीक है, कि इसमें ये किया जाएगा, इस जाति वर्ग को रखा जाएगा, इस धर्म को रखा जाएगा, इस समुदाय को रखा जाना है। हर एक सेक्टर पे हम देख रहे हैं कुछ राजनीति वाले ऐसा ही कर रहे हैं, उनको सिंपैथी मिल रही है। आप यदि SC ST OBC वालों के लिए कर रहे हो, उनको लग रहा है यार ये तो बहुत अच्छा लीडर है, हमारे लिए तो बिल्कुल जान छिड़क रहा अपनी, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा हमारे लिए। तो वहां पे क्या होगा कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि उनके लिए वो भगवान हो जाएंगे, ठीक है। वहां पे यदि हम कुछ नहीं करते, एक सपोज जिसको जो भी मतलब उससे ग्रसित है कि हमको ये सारी नहीं मिल रही है समस्याएं, एक धर्म को या एक जाति वालों को, तो वो तो उसके अपोजिट में होगा। लेकिन जहां पे वो दे रहा जाति धर्म के आधार पर ही वो दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे उनको लगेगा यार अब बस यही हमारे भगवान है, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, जब तक ये जिएंगे सत्ता पे हम इन्हीं को लाएंगे, हम तो वोट इन्हीं को देंगे, ये जीते ना जीते वो बात की बात है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके लिए, लेकिन हमारे देश को उन्होंने कितने वर्गों में बांट दिया ये भी आपको पता होनी चाहिए। हमारे लिए, आपके लिए, चलो ठीक है, मेरे लिए कुछ किया, आपके लिए कुछ किए, अच्छी बात है, लेकिन हम इतना भूल जाते हैं कि यहाँ देश, आप अपने में मतलब अपने समुदाय में बढ़ गए, हम अपने में, अब हम दोनों में भी मतभेद आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा अलग अलग समुदाय हो गया ना, हम अलग अलग, क्योंकि सरकार ही हमें बांट रही कि आप इसमें हो, हम इसमें हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, और यदि ऐसा नहीं भी करती ना, उनकी राजनीति कुछ ऐसे ही चलती है, आपको भी राजनीति में यदि जाना हो तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो होता क्या है कि अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है, और इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे दल के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसी को क्या करते हैं कि यहाँ पे वोट देने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि उसी को वो चुनते भी हैं, और आगे हम बात करें तो वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर इस सभ्य की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक ही समुदाय को देख रहा है, एक ही समुदाय को कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो अलग दूसरों के साथ कुछ गलत भी कर रहा होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं 3 आयाम। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा राजनीति कैसे, सामाजिक विभाजन राजनीति के द्वारा हो जाता है, समाज का विभाजन। अब आता है 3 आयाम, कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें हम बात करें तो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी कि सामाजिक विभाजन जो है राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज यह है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, ठीक है। जो भी लोग हैं उनमें अपनी पहचान के प्रति क्या होगी, आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो क्या होता है कि उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर लोग क्या करें, खुद को भी दूसरों से विशिष्ट मानने लगे, सबसे पहले होता है हमारे पास हमारा स्टेटस होना चाहिए। हम आज UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? समाज सेवा के लिए? बिल्कुल नहीं, हम UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना स्टेटस बनाने के लिए, ठीक है। हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हमें लगता है कि हम एक उस लेवल पे रहे जहाँ थोड़ा बहुत हमारे पास पावर रहे। हाँ ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत देश सेवा हो जाती है तो हो जाती है, आज को होती तो पूरा देश कहीं बहुत ही उच्च स्तर पे होता, जहाँ पे हम बोल रहे थे कि ना लड़ाई हो ना झगड़ा हो, बस शांति शांति रहे, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं। खैर गलती किसी की मैं नहीं कह सकती डायरेक्टली, क्योंकि हम सब इंसान हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं,
और वहाँ पे लोग ऐसा करने पे मजबूर भी रहते हैं, ठीक है। तो वो खैर दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं आज यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो सबसे पहले तो यही कि हम अपना स्टेटस बनाने के लिए, ठीक है, अपनी जो पहचान, एक विशेष पहचान बनाने के लिए कर रहे हैं। देन सेकेंडरी मैटर है कि हम कुछ भी उसके बाद करेंगे, वो अलग बात है कि जितना अच्छा करेंगे उतनी बेहतर पहचान बनेगी। अब पहचान किस तरीके से बनेगी, सिर्फ पद पे जाने से पहचान नहीं होती, काम भी करने पड़ते हैं। तो आप काम अच्छा करोगे आप तो अच्छी आपकी इमेज बनेगी पब्लिक में, नहीं करोगे आपकी इमेज खराब होगी। वो आप पे डिपेंड करता है फिर, ठीक है। लेकिन पहला टारगेट क्या है, हमारी पहचान होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है कि लोग सुख दुख, यानी कि जो भी हमारा सुख को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि जो सॉरी खुद लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो खुद को क्या करते हैं सबसे विशिष्ट और अलग मानने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियस है, हम एक डीएम होंगे तो खुद को तो सबसे अलग मानेंगे भैया, एक जिला के अधिकारी हैं, कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। वहाँ पे तो हम मानेंगे ही कि हम सबसे अलग है। हमसे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, हमें टाइम नहीं होता है, हमें घर में बात करनी है तो बस इतने इतने से बजे इतने बजे करना, उसके बाद नहीं करना। अभी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें मम्मी इतने बजे फ़ोन आना चाहिए, उसके बाद तो फ़ोन करना ही मत, ठीक है। चाहे हमारे सोना बाबू का सारा दिन फ़ोन आए, लेकिन मम्मी आपका फ़ोन इतने ही बजे आना चाहिए, बाकी हम सारा दिन बिजी रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं, ना तो हमें कोई भी चीज़ें पसंद है, ठीक है। मम्मी सोचेंगी बेटा बहुत पढ़ रहा दिल्ली में जाके, अब बेटे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन बेटा ठीक है पढ़ रहा है, अच्छी बात है, मन लगा के पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जो कुछ और कर रहे हैं वो कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, और यहाँ पे अब हमारा आता है कि मैं वाला वर्ड, कि खुद को सबसे विशिष्ट मानने लगते हैं। और तो होता क्या है कि उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब हम खुद को विशिष्ट मानेंगे, हम यही सोचेंगे कि हर एक आदमी हमारे हिसाब से चले, क्योंकि हम इतने विशिष्ट हैं कि हम सबको अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि हर एक इंसान हमारे हिसाब से चले। हम कहेंगे कि आपको लेफ्ट जाना है, लेकिन आपका काम राइट में है, कब तक आप मेरा कहना मानेंगे कि नहीं नहीं मुझे लेफ्ट में ही जाना है, मैडम ने कहा इसलिए क्योंकि वो बहुत महान है? बिल्कुल भी नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप विरोध करेंगे हमारा, और हो सकता है कि हमारा गला सला काट के आप अपने राइट पे चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग चाहते हैं, जो ऐसे होते हैं बहुत से, दुनिया में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, अपनी अपनी बात सुनाएंगे, अपनी अपनी सारी चीज़ें करेंगे। आप बोलना चाहो तो आपको ऐसे, मतलब वो चुप ही नहीं होते कि हमारे बोलने का मौका मिले, ठीक है। और वहाँ पे ही हम और चाहते भी हैं कि जब भी काम कोई करे आप हमारे हिसाब से ही करे, तो उनमें मतलब ज़्यादा वो अच्छा ही नहीं रहती, ठीक है। मतभेद उनमें बना ही रहता, भले ही आप टॉप पे पहुंच जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होता। जब तक क्या होता है कि उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका मतलब कि तब तक क्या होगा कि उनका शांत हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि वो खुद को एक विशेष रूप में देख रहे हैं, एक पहचान अपनी जो है उसे गंवाना नहीं चाह रहे, उसी पे देख रहे हैं। हम तो इसमें है, हटने वाले नहीं हैं, और तब तक शांति होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसमें वही बताया जा रहा। और अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। बहुस्तरीय पहचान, हमारी एक विशेष पहचान नहीं होनी चाहिए, मल्टीनेशनल हमारा होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। कि जो भी हो रहा, हम जिसमें भी हो रहा, जहाँ भी मिल रहा, तो हमको वहीं पे हो लेना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं, हमारा दोनों धर्मों में कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पे फ़ायदे की बात नहीं, खैर मैं धर्म में विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धर्म को मानने वाले होते हैं, नीचे अच्छे-अच्छे कमेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकती। हाँ, आप धर्म को मानिए, बेशक मानिए, लेकिन अब पब्लिक पे हो, आपको लग रहा है कि ये धर्म, जो भी हम बातें कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, एक दिन हमारी जान तक चली जाएगी इसमें, क्यों ऐसा काम करें हम? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि एक उँगली के कटने से हमारा पूरा शरीर बच सकता है, तो उस आप क्या करेंगे? एक उँगली काट देंगे। बिल्कुल ऑब्वियस, कोई भी इंसान हो, कि यदि एक उँगली में कैंसर है, उससे पूरे, यदि हम नहीं काटे, इस अंगुली से प्यार किए, तो पूरे शरीर में वो कैंसर हमारे फैल जाएगा। हाथ में फैलेगा, हाथ से पूरे बॉडी में आ जाएगा, और धीरे-धीरे वो हमें नष्ट कर देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एक उँगली हमें परेशान कर रही है, तो हम क्या करेंगे कि हमारी अच्छाई या हमारी समझदारी यही होगी कि उस अंगुली को ही हम कटवा दें।
क्योंकि अभी एक है, अभी पूरा शरीर नष्ट नहीं हुआ और हमारा पूरा शरीर सेफ बच जाएगा। लेकिन एक अंगुली से मोहब्बत किए तो पूरा शरीर नष्ट होने वाला है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे यदि आप, ठीक है, अपनी पहचान पे रहिए, लेकिन जहाँ पे समस्या हो तो थोड़ा सा यू टर्न मार लेना चाहिए। बिल्कुल सीधे के सीधे नहीं रहना चाहिए हमें। और जब भी हम में मैं आता है ना, हम बहुत ही बुरे फंसते हैं। हम में ईगो आ गया, नहीं नहीं, हम घर में ही कलह का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्या होती है, और ये वही होती है मैं वाली, कि मैं ऐसा चाहता हूँ, घर में सिस्टम ऐसा होना चाहिए। भैया कोई नहीं चाहता, कोई और भी है, कोई हंसना भी चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि घर में बिल्कुल शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ तो खैर, अब मैं का तो कुछ जवाब ही नहीं है कि हंसना भी चाह रहे हैं फिर भी चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं और वो बहुत विशेष हैं। तो इसलिए कुछ हमें इसमें सोचने विचारने की बात है, और जो करनी भी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं तो आगे देखें, यानी कि शांति की बात, ठीक है, कि नहीं हो सकती है। और अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम मतलब कि तब कोई समस्या नहीं होती है यदि हम अच्छे तरीके से अपनी पहचान जो भी है बना के रखें, लेकिन सबके साथ में रखें, ठीक है। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वे डच या जर्मन बोलते हों। इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य। समस्या का यहाँ पे निपटान हो गया, बहुत नहीं, थोड़ा सा हो गया, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि खुद को, यानी कि हम खुद को पहले हम कहते हैं ना, हम एक इंडियन है। दंगल दंगल मूवी ही शायद थी, आप उसमें देखे होंगे कि जब आमिर खान के द्वारा पूछा जाता है, शाहरुख खान थे सर, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कोई ऐसी मूवी है जहाँ पे उसमें बताया जा रहा है 7-8 लड़कियां थी, पूछा जा रहा था आप कहाँ से हो। किसी ने बताया मैं हरियाणा से हूँ, किसी ने बताया यूपी से हूँ, किसी ने बताया एमपी से हूँ, किसी ने बताया जो भी स्टेट से, केरल से हूँ, जहाँ से भी हूँ, ठीक है। लेकिन सबको बाहर निकाल दिया गया। सबको बाहर क्यों निकाल दिया गया? एक लड़की आती है, उससे पूछा गया आप कहाँ से हो बेटा? उसने कहा हम इंडिया से हैं, ठीक है। मतलब आप कौन हो? हम इंडियन है। उसने ये जवाब दिया कि हम इंडिया से हैं, हम इंडियन है। उसने ये नहीं कहा, क्योंकि उनको क्या, ओलंपिक खेलना था। अब ओलंपिक खेलने वाली लड़कियां बोल रही हम यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, तो उनको बाहर निकाल दिया गया। फिर दोबारा से पूछा गया, जब फिर उस लड़की ने जवाब दिया हम इंडियन है, तब फिर से पूछा गया कि आप कहाँ से हो? सब बताए हम इंडियन है, ठीक है। तब उसमें सिखाया गया हम पहले इंडियन है, उसके बाद हम अपने स्टेट के हैं, उसके बाद हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसके बाद हम अपने ज़िले के जो भी तहसील है उसके हैं, फिर गांव के हैं, फिर घर के हैं, तब जाके हम इधर घर के होते हैं। तो वही मैंने कहा कि आप जो भी मानना मानिए, बेशक मानिए, लेकिन आप ये मानिए कि जिस देश पे रह रहे हो आप वहाँ पहले वहाँ के नागरिक हो। अब यहाँ पे हम भारत में कहें हम हिंदू हैं, हम भारतीय नहीं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, इससे हम बहुत ही गर्त पे चले जाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं वी आर इंडियन, ठीक है, हम इंडियन है। तो वहां पे जब हमने ये वर्ड बोला कि हम इंडियन है, सुनने वाले को भी, और हमारी एकता जो है, हम अखंडता और एकता की बात करते हैं प्रियम्बल में, वो एकता हमारी कहीं ना कहीं हम पे दिखाई देती है। यस, आई एम इंडियन, ठीक है। तो इसलिए अपनी पहचान जो है वो इस तरीके से कुछ होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं कि हम प्रोटेस्टेंट वर्ग के हैं, हम कैथोलिक वर्ग के हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, हम ईसाई धर्म के हैं। आप मानो, बेशक मानो, कोई मना नहीं कर रहा आपको कि मत मानो, लेकिन जहाँ पे पूरे पब्लिक की बात आती है, इकट्ठे खड़े हो आप, वहां पे आप मान सकते हो अपना धर्म, लेकिन आप कहो कि मैं मानूं आपका धर्म, इम्पॉसिबल है। मैं कहूँ आप मानो मेरा धर्म, इम्पॉसिबल है। इसलिए देश में भी ये जो धर्म बटा हुआ है, धर्म से पहले हमारा देश है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब हमारे देश के नागरिक हैं। हम सभी अपने देश के लिए जीते हैं और जीना भी चाहिए। हम अपने हिंदुत्व के लिए नहीं, हम अपने जो भी मुस्लिम धर्म के लिए नहीं,
और जो भी जीते हैं उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने देश के प्रति अपनी जो भी सद्भावना वो रखनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है, वो खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीति दल कैसे उठा रहे हैं, संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में मतलब जो श्रीलंका में हुआ था, तो श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए की मांग मुस्लिम समुदाय की और हितों के खिलाफ थी। युगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेता ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा कर पाना असंभव था, ठीक है। तो वहां पे फिर सिचुएशन गड़बड़ तो होनी ही है। देन उसके बाद आगे हम थर्ड इसमें कंडीशन क्या आती है कि सरकार का रुख। सरकार क्या करती है कि इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करती मतलब व्यक्त करती है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा भी है कि अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो जाए और अल्पसंख्यक समुदाय को की जो भी उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए, तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते हैं। तो उसमें तो समझदारी दिखाना पड़ेगा। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक जब एकजुट हो गए, मतलब चलो ठीक है हम हिंसा नहीं करेंगे, जो भी है अपना आप मानो, हम अपना हम मानते हैं, जो भी देश के लिए होगा, जो भी सत्ता में होगा वो सबके लिए करेगा, समस्या का समाधान हो गया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे दूसरी जगह पे हमने श्रीलंका का भी देखा कि वहीं पे नहीं मान रहे तो भैया गृह युद्ध तो होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और वही हुआ भी। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप यदि अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से किसी भी जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है उनका सोल्यूशन निकालते हो, तो कोई ज़्यादा कुछ वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी समस्या नहीं बनेगी, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रूप नहीं धारण करेगी, हल्की फुल्की है, निपट जाएगी। लेकिन हम एटीट्यूड में रहेंगे तो वो तो फिर बढ़नी ही है। और उसके बाद आता है कि अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही मिलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। और इस तरह से क्या होता है कि किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। और इसी से क्या होता है कि विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार को मतलब सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है और इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता और इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत भी रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, अभी फिर भी समस्या खत्म नहीं हुई इतने करने के बाद भी, पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है, ठीक है। हमने कह दिया हमारे देश में बहुत ही शांति रहेगी, बहुत ही अच्छे से रहेंगे हम, कहना बहुत आसान है, थोड़ा और इससे ऊपर भी कह सकते हैं कि बिल्कुल हम लोग तो ना हिंदू मानते, ना मुस्लिम मानते, ना कुछ भी मानते, हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक ही थाली में खा लेंगे भैया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, आपको सुन के लग रहा है भैया ये तो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। मतलब इनमें यदि हम बोले तो राम भी उतने अच्छे नहीं रहे होंगे, उतनी अच्छाई से काम नहीं किया होगा जितना आज हम बोल रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे। लेकिन जब खाना परोस के लाता है कोई और बोलता है एक धर्म का लाता है, दूसरे धर्म वाले को चिकन ला के देता है, एक मुस्लिम धर्म का चिकन लाया और दिया हिंदू वाले को, वो बोलता नहीं यार तुम ही खाओ, तुम्हारा चिकन तुमको ही मुबारक, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। अभी तो हम क्या बोल रहे थे, हम तो जो भी खाएंगे मतलब मिल बांट के कर लेंगे कि दिक्कत क्या है, हम आप एक ही तो हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रह लेंगे। लेकिन जब वो चिकन ला के दे रहा क्यों नहीं खा रहे हो, फिर वहां पे आ जाएगा नहीं नहीं भैया हमारा तुम धर्म नष्ट ना करो, तुम अपना खाओ, ठीक है। कुछ होते हैं ऐसे मानने वाले जो भी धर्म को कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे जैसे जैसे अभी मैं कर रही हूँ, कोई कमी नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। हालांकि बुक में लिखा हुआ है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है।
लेकिन बाद में उसका रिजल्ट कहना आसान होता है, करना आसान नहीं होता। हमने कह तो दिया हम सब भाई भाई हैं, हम एक साथ ही रहेंगे, एक साथ ही खा लेंगे, एक साथ ही सो लेंगे, लेकिन दिक्कत बहुत आती है, ठीक है। घर के अंदर वाले ही जानते होंगे क्या होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार क्या होता है कि सामाजिक असमानता इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं और कि उनको स्वीकार करना असंभव है, ठीक है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार क्या होता है, हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतांत्रिक ही सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि हमारा इतिहास क्या बताता है कि यदि सारी चीजें व्यवस्थित रखनी है तो लोकतांत्रिक ही एकमात्र तरीका है, ठीक है। लेकिन आप एजुकेटेड पर्सन हो, आप लोकतांत्रिक भी जानते हो, आप राजतंत्र भी जानते हो, आप तानाशाही भी जानते हो, समाजवाद भी जानते हो, तो आप भी निष्कर्ष निकाल सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ रहे हैं, समानता, असमानता, विभिन्नताएं, तो आप भी देख सकते हो क्या लोकतांत्रिक सच में है, क्योंकि लोकतांत्रिक में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो कोई आप एक और तंत्र देना चाहो नाम तो दे सकते हो बेशक, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। सो अब हम बात करेंगे, अपना जो भी आज का ये चैप्टर खत्म होता है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे बात करेंगे, फुल एनर्जी के साथ, फुल एंजॉय के साथ। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंद रहिए। जय हिंद।